हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन। यह अध्याय 23 है। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यानी इस टॉपिक के अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तो सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन के बारे में, केंद्रीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, आर्थिक और सामाजिक जीवन, व्यापार, उद्योग और व्यापारी के बारे में, राज का जो स्वरूप है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सुल्तान सत्ता के शीर्ष पर था। सुल्तान का उप प्रमुख नायब कहलाते थे और इसके अंतर्गत अगर देखें तो वजीर, इसको जो है प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री के रूप में जाना जाता था। और दीवान ए रिसालत ये जो था ये विदेश विभाग था। सदर उस सुदूर ये इस्लामी न्याय मंत्री था। दीवान ए इंसा इसको शाही सचिवालय कहा जाता था। दीवान ए अर्ज इसको सैन्य विभाग और काजी उल कुजात इसको न्याय मंत्री के रूप में जाना जाता था। सल्तनत में सुल्तान का जो स्थान था वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और सर्वोपरि था तथा सर्वोच्च राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और प्रशासन के लिए जिम्मेदार था, जो सल्तनत की सेना का प्रधान सेनापति था। इसके अतिरिक्त कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी सुल्तान का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था और याद रखिएगा उसके किसी भी पदाधिकारियों के अन्याय के विरुद्ध उसे सीधे अपील की जा सकती थी। किससे? सुल्तान से। अगर उसके कोई भी पदाधिकारी अन्याय करता है, अत्याचार करता है, तो उसकी अपील सीधे सुल्तान से की जा सकती थी। न्याय करना किसी भी शासक का अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व माना जाता था। दिल्ली के अधिकांश तुर्की सुल्तानों ने स्वतंत्र होते हुए भी सिद्धांत जो है खलीफा की सर्वोपरि सत्ता स्वीकार की। दिल्ली के सुल्तान स्वयं को खलीफा का नायब यानी सहयोगी ही मानते थे। खलीफा यानी जो मुस्लिम राज और इस्लाम धर्म का प्रधान होता था, इन्हें खलीफा कहा जाता था। याद रखिएगा, समस्त इस्लामी राज का संवैधानिक प्रधान खलीफा ही माना जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तुर्क सुल्तानों में इल्तुतमिश ही प्रथम सुल्तान था जिसने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अब्बासी खलीफा से 1229 ईस्वी में प्रार्थना कर नासिर अमीर उल मोमिनीन खलीफा का सहायक की उपाधि प्राप्त की थी। नासिर अमीर उल मोमिन बलबन ने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की। वह स्वयं को जिले इलाही मानता था, यानी अल्लाह की परछाई मानता था। 1258 ईस्वी में हलाकू के द्वारा अब्बासी खलीफा की हत्या के बाद भी दिल्ली के सुल्तानों ने खलीफा की अधिसत्ता बनाए रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने भी खिलाफत का सामना किया। उसने मोमिन उल खिलाफत यानी खलीफा का दाहिना हाथ और नासिर अमीर अल मोमिन यानी खलीफा का सहायक की उपाधि को धारण की। मुस्लिम शासकों में उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम जो है विकसित नहीं हुआ। इसके बाद केंद्रीय प्रशासन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सुल्तान के मदद के लिए अनेक मंत्री होते थे। सुल्तान के मदद के लिए अनेक मंत्री होते थे जिनका चयन वह स्वयं करता था। इन मंत्रियों का पदासीन रहना या न रहना सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था। वजीर के अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था जो आय व्यय की जांच पड़ताल का काम करता था एवं महालेखाकार आय की निगरानी करता था। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित एक तैलंग ब्राह्मण खान ए जहां को जो है अपना वजीर बनाया था। वजीर के विभाग के बाद राज का सबसे महत्वपूर्ण विभाग दीवान ए अर्ज या सैन्य विभाग था। इस विभाग के प्रधान को आरिज अ मुमालिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आरिज अ मुमालिक। सैनिकों की भर्ती करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, उनको वेतन देना आरिज के विभाग की जो है मुख्य जिम्मेदारी थी। भारत में आरिज के लिए एक अलग विभाग की जो है स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? बलबन ने। सैन्य व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। सुल्तान जो था ये सर्वोच्च अधिकारी होता था और इसकी व्यवस्था 10 खान की थी। खान 10 मलिक 10 अमीर 10 सिपसलार 10 सर ए खेल और सर ए खेल अश्वारोही। तो व्यवस्था किस तरह से है देख लीजिए। सल्तनत काल के प्रमुख वजीर, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो महमूद गजनवी का जो वजीर था अब्बास फजल बिन अहमद। इल्तुतमिश के वजीर का नाम फखरुल मुल्क इसामी, दूसरा निजामुल मुल्क जुनैदी था। रजिया के वजीर का नाम था निजामुल मुल्क जुनैदी। बलबन के वजीर का नाम याद रखिएगा ख्वाजा हसन बसरी था। अलाउद्दीन खिलजी के वजीर का नाम नुसरत खां
मलिक काफूर और ताजु मुल्क। मोहम्मद बिन तुगलक के वजीर का नाम ख्वाजा जहां अहमद अयाज। फिरोज तुगलक के वजीर का नाम खान ए जहां। सिकंदर लोदी के जो वजीर था इसका नाम मियां भुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर बात करें तो अलाउद्दीन का आगरा सैनिकों की नियमित हाजिरी पर था। अलाउद्दीन का जो आगरा था सैनिकों की नियमित हाजिरी पर था। उसने घोड़ों को दागने की जो प्रथा है आरंभ किया, जिससे सिपाही जो थे तुच्छ यानी निम्न दर्जे के जो घोड़े थे, बीमार इस तरह के जो घोड़े थे सेना में न ला सके। तो तुच्छ दर्जे के घोड़े सेना में ना ला सके, इसलिए घोड़े को दागने का जो चलन आरंभ किया। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने सभी सैनिकों को पूरा वेतन नगद अदा करना शुरू किया। राज के दो और भी महत्वपूर्ण विभाग थे, याद रखिएगा, ये दो महत्वपूर्ण जो विभाग थे, दीवान ए रिसालत और दीवान ए इंसा था। ठीक है, इनमें से पहला जो विभाग था धार्मिक मामलों, धार्मिक संस्थाओं, सुपात्र विद्वानों और धर्मवेताओं को दिए जाने वाले अनुदानों का कामकाज संभालता था। उसका सर्वोच्च अधिकारी आला सदर होता था जो सामान्य रूप से प्रमुख काजी होता था, जबकि दूसरा विभाग दीवान ए इंसा राज में पत्र व्यवहार के कार्यों की निगरानी करता था। सुल्तान साम्राज्य के विभिन्न भागों में जासूसी करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करता था ताकि गुप्त सूचनाएं उसे मिल सके। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग खोला था। इनमें से बहुत से गुलाम शाही कारखानों में नियुक्त किए गए थे। वकील ए दर नामक अधिकारी दरबार में शिष्टाचार का निर्वाह व औपचारिक समारोहों में अमीरों को उनके सामर्थ्य के हिसाब से बैठाने का कार्य करता था। कोतवाल और मुफरिद किलों की व्यवस्था देखते थे। सुल्तानों के पास जलवेड़ा भी था, ठीक है, जलवेड़ा, जिसका प्रधान अमीर बहर कहलाता था। गुप्तचर यानी याजिक सेना के आवश्यक अंग थे। जो गुप्तचर थे ये सेना के आवश्यक यानी महत्वपूर्ण अंग थे। इसके बाद स्थानीय प्रशासन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब तुर्कों ने इस देश को जीता तो इसे कई प्रदेशों में बांट दिया था। जब तुर्कों ने इस देश को जीता तो कई प्रदेशों में इस देश को बांटा जो इक्ता कहलाता था। इन इक्ताओं को प्रमुख तुर्क अमीरों के अधीन कर दिया गया। जिन अमीरों को इक्ता दिए गए थे उन्हें मुफ्ती या वली कहा जाता था। आरंभ में मुफ्ती, ठीक है, मुफ्ती या वली, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए। आरंभ में मुफ्ती लगभग जो थे वो स्वतंत्र थे। उनसे अपने अपने प्रदेश में शांति सुव्यवस्था कायम रखने और सरकार को दे भू राजस्व वसूल करने की आशा की जाती थी। तो आरंभ में जो मुफ्ती थे ये लगभग स्वतंत्र थे। उनसे अपने अपने प्रदेश में शांति व्यवस्था को कायम रखना और सरकार को भू राजस्व वसूल करने की जो है उनसे आशा की जाती थी। सूबे के नीचे सिख और सिख के नीचे परगना होता था। गांव के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति खुद यानी भूस्वामी और मुकद्दम यानी मुखिया थे। आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मोरक्को यानी उत्तरी अफ्रीका में टांजियर, ठीक है, मोरक्को का निवासी इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया था। कब? तो मोरक्को जो निवासी था इब्न बतूता ये 14वीं सदी में भारत आया। वह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 8 वर्षों तक रहा। ठीक है, उसने संपूर्ण देश की जो है यात्रा की। वह भारत की उपजों के विषय में अत्यंत रोचक विवरण जो है छोड़ गया है, जिनमें फल फूल जड़ी बूटियां शामिल हैं। तो याद रखिएगा। इब्न बतूता के अनुसार अगर बात करें तो भारत की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि साल में 2-2 फसलें उपजाई जाती हैं तथा चावल को 3-3 जो चावल की फसलें हैं इनको 3 बार पैदा की जा सकती है। तो चावल की फसलें 3 बार जो है इनकी उपजाऊ या उपजाया जा सकता है। और उसके अनुसार अगर बात करें तो अलसी, गन्ना और कपास भी जो है यहां पैदा की जाती थी। ये फसलें ग्रामों उद्योग के लिए जो है आधार का काम करती थी। इनमें प्रमुख उद्योग थे कोल्हू में तेल को पेरना, गुड़ बनाना, बुनाई करना आदि। शिया और सुन्नी मुस्लिमों के 2 प्रमुख धार्मिक वर्ग बन गए। इसी प्रकार नस्ल और जाति के आधार पर तुर्क, अफगान, मंगोल, सैयद और पठान आदि वर्गों का उदय हुआ। संपूर्ण सल्तनत काल में उत्तरी भारत में सुन्नियों का प्रभाव बना रहा क्योंकि दिल्ली के सुल्तान सुन्नी मातवालंबी थे, परंतु दक्षिण भारत में शिया संप्रदाय अधिक प्रबल था। दक्षिण भारत के प्रमुख मुस्लिम राजवंशों की स्थापना शिया मातवालंबियों ने की थी, जिन भारतीयों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। मुस्लिमों में एक वर्ग विदेशियों का था। मध्य एशिया की अनेक मुस्लिम जातियां भारत में आकर बस गई थी। व्यापार, उद्योग और व्यापारी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए, इब्न बतूता ने दिल्ली को इस्लामी दुनिया के पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा नगर कहा है। इब्न बतूता ने दिल्ली को इस्लामी दुनिया के पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा नगर कहा है। उस काल के अन्य महत्वपूर्ण नगरों में उत्तर पश्चिम में लाहौर और मुल्तान, पूर्व में कड़ा और लखनौती तथा पश्चिम में अनहिलवाड़ा यानी पाटन और कैम्बे यानी खंबात प्रमुख थे। बंगाल और गुजरात के शहर अपने उत्तम कपड़ों यानी अच्छे कपड़ों और सोने व चांदी के कार्यों के लिए ये प्रसिद्ध थे। बंगाल का सोनार गांव अपने कच्चे रेशम और मलमल के लिए विख्यात था। कागज बनाने की जो विधि है, इसका आविष्कार दूसरी सदी में चीनियों ने किया था। चीन ने 5वीं सदी में विश्व जो है इससे अवगत हुआ तथा यूरोप में यह कला बहुत आगे चलकर 14वीं सदी में पहुंची। इस काल में उत्तम कोटि का भारतीय वस्त्र चीन को निर्यात किया जाने लगा। भारत जो है चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन आयात करता था। जल और थल दोनों मार्गों से चलने वाला भारत का व्यापार एक अंतरराष्ट्रीय मतलब जो है एक अंतरराष्ट्रीय उद्यम था। देखिए, हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार में अरब लोग सबसे बड़े जो है साझेदार थे, याद रखिएगा। लेकिन वे भारत के तमिल और गुजराती व्यापारियों को, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे, इस मार्ग से होने वाले व्यापार के क्षेत्र से हटा नहीं पाए थे। तटवर्ती बंदरगाहों और उत्तर भारत के मध्य होने वाले व्यापार मरवाड़ियों और गुजरातियों के आधिपत्य में था। जो तटवर्ती बंदरगाह थे और उत्तर भारत के मध्य होने वाले व्यापार ये मरवाड़ी और गुजरातियों के आधिपत्य में था, अधिकार में था, जिनमें से अधिकांश लोग जैन थे, जैन लोग। इन्होंने मंदिर निर्माण में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था, याद रखिएगा। इन्होंने मंदिर निर्माण में अपना योगदान सर्वश्रेष्ठ मतलब कि सबसे ज्यादा दिया था, सर्वश्रेष्ठ दिया था। मध्य और पश्चिमी एशिया के साथ थल मार्ग से होने वाले व्यापार मुल्तानियों और खुरासानियों, मुल्तानियों यानी अधिकांश हिंदू और खुरासानियों का मतलब अफगान, ईरानी आदि के हाथों में था। कैम्बे यानी गुजरात जो है एक बड़ा नगर था। कैम्बे एक बड़ा नगर था जिसमें बहुत से समृद्ध व्यापारी रहते थे। उनमें अगर कह सकते हैं कि जो कैम्बे है, जो गुजरात है, ये एक बड़ा व्यापार था, एक बड़ा नगर था व्यापारियों का। बहुत से समृद्ध व्यापारी रहते थे इस नगर में। उनके पास सुंदर पत्थरों और गारे से बने ऊंचे ऊंचे महल थे, जिनकी छतें अच्छी किस्म की खपरेलों से जो है बनी हुई थी। ये संपन्न व्यापारी और कुशल कारीगर आरामदायक जिंदगी बिताते थे तथा अच्छा खाना और पहनने के जो है ये अच्छा पहनने के ये अभ्यस्त थे। तो अच्छा खाना भी और अच्छा वस्त्र भी ये पहनते थे। बर्नी के अनुसार मुल्तान व्यापारी इतने समृद्ध थे कि उनके घर जो है सोने चांदी से भरे होते थे तथा अमीर लोग इतना शाही खर्च करते थे कि जब वे कोई भोज या समारोह आयोजित करना चाहते थे तब उन्हें पैसा उधार लेने की मुल्तानियों के घर भागना पड़ता था। चोर, डाकुओं और लुटेरे कबीलों के कारण उन दिनों जो है यात्रा करना कठिन था। चोर, डाकू, लुटेरे कबीले थे, इनके कारण उन दिनों जो है यात्रा करना कठिन था। फिर भी राजमार्ग को अच्छी हालत में रखा जाता था तथा यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए उन पर जगह जगह सराय बनी होती थी। पेशावर से सोनार गांव तक पहुंचने वाले राजमार्ग के अतिरिक्त मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद तक एक सड़क का निर्माण करवाया। देश के एक भाग से दूसरे भाग तक जो है तेजी से डाक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। तो देश के एक भाग से एक कोने से दूसरे कोने तक तेजी से डाक पहुंचाने की व्यवस्था हुई। यह काम डाक को मंजिल दर मंजिल एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले अलग अलग घोड़े या हरकारों के द्वारा किया जाता था। तो याद रखिएगा, हरकारे लोग कुछ किलोमीटर की दूरी पर डाक व्यवस्था के लिए विशेष रूप से बनाए गए मचानों पर बैठे रहते थे तथा पिछले पड़ाव से डाक लेकर वे अगली मंजिल के लिए तुरंत भाग पड़ते थे। हरकारा जो है, याद रखिएगा, हरकारा दौड़ते समय एक घंटी बजाता रहता था ताकि अगली मंजिल पर बैठे व्यक्ति को उसके आगमन की आहट लग जाए तथा वह डाक लेकर आगे जाने को तुरंत तैयार हो जाए। जब मोहम्मद तुगलक दौलताबाद में था, कहां पर? दौलताबाद में, जहां दिल्ली से पहुंचने में 40 दिन लगते थे, तब इन्हीं हरकारों के द्वारा उसके पीने के पानी को प्रतिदिन यमुना से ले जाया जाता था। ठीक है। संचार व्यवस्था क्या था? तो संचार व्यवस्था में सुधार होने तथा जल और थल दोनों मार्गों से व्यापार में वृद्धि होने से इस काल में आर्थिक जीवन जो है विकसित हुआ। तुर्कों ने कई नई जो है शिल्प और तकनीकें आरंभ की और पुराने शिल्पों और तकनीकों को लोकप्रिय बनाया। कागज बनाना, शीशा बनाना, चरखा और अच्छी किस्म का करघा आदि शिल्पों के अन्य उदाहरण थे।
तुर्कों के शासनकाल में सिंचाई व्यवस्था को भी अत्यधिक जो है महत्व दिया गया था। ठीक है, इसके बाद राज का जो स्वरूप है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत में स्थापित तुर्क राज सैन्यवादी तथा कुलीन तंत्र था। सैन्यवादी और कुलीन तंत्र था। देखिए, जो सुल्तान था इस्लामिक कानून के उल्लंघन की इजाजत नहीं देते थे। राजकाज चलाने के लिए सुल्तान को मुस्लिम कानून के अतिरिक्त अपनी ओर से जो है जरूरी विनियम यानी जरूरी जो नियम था ये भी बनाने पड़ते थे, जिन्हें जवाबित कहा जाता था। याद रखिएगा, हिंदू प्रजा को सिंध विजय के समय से ही जिम्मियों का दर्जा दिया गया था। वे मुस्लिम शासक को कबूल लेने वाले और जजिया अदा करने वाले संरक्षित लोग थे। ठीक है, जजिया वस्तुतः सैनिक सेवा के अंतर्गत अदा किए जाने वाला कर था। तो जजिया कर क्या था, याद रखिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला प्रश्न जो पूछा गया है देख लेते हैं। सल्तनत कालीन अधिकारियों को उनके विभागों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ अधिकारी, दूसरे तरफ उनसे संबंधित विभाग है। तो चलिए देखिए, वजीर का जो संबंध है किस विभाग से था? वजीर का मतलब था अर्थ विभाग। आरिज मुमालिक इनका जो संबंध था किससे था? तो सैन्य विभाग। सद्र उस सुदूर का जो संबंध था किससे था? तो धार्मिक विभाग। काजी उल कुजात न्याय विभाग। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, दीवान ए रियासत का जो संबंध है बलबन से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थर्ड नंबर, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था को प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्ण काल कहा जाता है। सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्ण काल कहा जाता है लोदी काल को। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? मुगल काल में जो दरबारी भाषा थी वो क्या थी? तो दरबारी जो भाषा थी वो फारसी थी। 7 नंबर, सल्तनत काल के अधोलिखित करों को सुमेलित कीजिए। सल्तनत काल के अधोलिखित करों को सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। जजिया का मतलब था गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर। जकात का मतलब था, बताइए, मुस्लिम धार्मिक कर। खराज का मतलब था गैर मुस्लिम भूकर। और आपका जो खुमस था ये लूटी गई संपत्ति से संबंध था। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 8 है, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम जो सुल्तान था, नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 9 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? वह दिल्ली का कौन सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लगाया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न संख्या 10, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यापारी। इनको जो है इतिहास के मध्यकाल में बंजारे कहा जाता था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए।